Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. और एक तवील 3 दिन की छुट्टी के बाद में आ रही हूँ। अब आइए ना, सेट पे रौनक आई है ना, रौनक। नादिया खान आ गई, सेट पे रौनक आ गई। है ना, क्या बात हम है? इंतजार कर रहे थे और माशाल्लाह आप 3 दिन तबीयत खराब थी लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं लग रहा माशाल्लाह सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट किया ना दबा के। बहुत जरूरी है। मैं देख रही हूँ आजकल ये जो वायरल फैला हुआ है इसमें अगर आप रेस्ट ना करें ना तो फिर लंबा चलता है। हाँ, तो मैंने कहा मैं 3 दिन रेस्ट करके फ्रेश होके आऊँ। बहुत अच्छा किया आपने। तो अब शो देखा था? नहीं देख पाई या देख पाई? नहीं, मैं आपकी बहुत फैन हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ सर। मैं मिस नहीं करती ईमान से। Thank you. ज़ुहैब हसन का शो और मैं मिस कर दूँ? नॉट पॉसिबल। मैं तो देखा भाई। हम दोनों बड़े शौक से एक दूसरे का शो देखते हैं। तो लेकिन वीकेंड में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी खबरें सुन के देख के आ रही हूँ, इसलिए आज तो बहुत कुछ होने हाँ वाला जी, है। ट्रम्प वगैरह के बारे में भी आप देख के आ रही हैं बहुत अरे कुछ हर ना? तरह की खबरें हैं, सियासी क्या, लोकल क्या, इंटरनेशनल क्या, मतलब मिस यूनिवर्स भी जो है ना वो भी एक स्कैंडल ही बन गया। बिल्कुल कोई है। चीज सीधी नहीं चल रही भाई। भाई देखिए, बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है। हाँ। आप नहीं होती शो बिल्कुल नामुकम्मल है। हो तो जाता है, ज़ाहिर है काम कर लेते हैं लेकिन ये मजा नहीं आता। और फिर चटपटी जो खबरें हैं वो कौन देगा। लेकिन मैं बताऊं ज़ुहैब, मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट का सुनो। अच्छा, हाँ, थाईलैंड में हुआ। हाँ। और वहाँ का जो एंकर था ना, इसलिए कहते हैं कि जी एंकर पे खर्चा करें हाँ। और चीजों पे नहीं। तो एंकर पे शायद खर्चा नहीं किया अच्छा। उन्होंने। और ये जो है नवाट, मिस्टर नवाट थाई हैं, होस्ट कर रहा है थाईलैंड। सोचो पूरी दुनिया सही की बात है। 122 कंट्रीज की हसीनाएं आ रही है, वर्कशॉप हो रही है, सारा कुछ। और उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जब मिस मेक्सिको आई बदतमीजी कर रहा है अरे? और कह रहा है कि आपने सही तरह पोस्ट नहीं किया, प्रमोशन नहीं की अपने सोशल मीडिया पे, यू आर अ डम हेड। ये होस्ट कह रहा है। He has no right to say that, यार। कैन यू इमेजिन? फिर मिस मेक्सिको ने उनको सुनाया एक दो, फिर उसके बाद उसने कहा सिक्योरिटी बुला ली होस्ट ने। और उसके बाद मिस मेक्सिको वॉकड आउट, उसके बाद मिस इराक वॉकड आउट और कितनी सारी जो कंटेस्टेंट्स थी दे वॉकड आउट। इवन प्रेसिडेंट ने भी इसको एड्रेस किया मेक्सिको की कि ये कितनी बदतमीजी है भाई, ये क्या है। और औरतों को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, बट व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। और कहते हैं कि अब तो ये पेजेंट्स, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो भी ब्ला 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 खत्म हो जाए। 1850 से चल रहे हैं। और ये असल में कहते हैं ना, इसके पीछे एक बड़ी थ्योरी है कि ये तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्मेटिक्स जो कंपनी है और सारी चीजें, तो ये इस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई उस वक्त के लिए शुरू हुई थी। अब इस टाइम एंड एज में अब ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि जिसमें आप औरतों को इंडिया की बहुत objectify सारी कर चीज रहे हैं। जाती है। मुझे तो वो हैरत होती है कैसी चीज जाती है इंडियंस, वो इसलिए कि मार्केट बहुत बड़ी है, 1.5 अरब की मार्केट है। उस अरसे में बार बार जीत रही थी और वो खुद हैरान होकर लोग गश से गिर रहे थे कि ये जीत गई। तो वो ये था कि एक जमाने में उन्होंने बड़ी कैंपेन पे पैसा लगाया, यानी कि इनकी लड़कियां जो हैं जीते। एक दो शायद डिजर्विंग भी थी, बट द रेस्ट ऑफ देम और नहीं, और मार्केट कैप्चर करनी थी ना बहुत सी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को। पैसा लगाया कैंपेन। अब नहीं वो इन्वेस्ट कर रहे, तो जब से इन्वेस्टमेंट छोड़ी एक लड़की नहीं जीत रही। बिल्कुल। चलिए कहाँ से कहाँ हम निकल गए, अब जरा शो का ही बताना है हमने। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जनाब सेनेट से पास हो गई है। 59 इसकी शिकें हैं और सबकी मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, हुकूमत ने और एलाइज ने तो दिया वोट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन है, उन्होंने भी इसके हक में वोट दे दिया। और उसके वोट देने के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया उससे। हर तरफ यही डिस्कस हो रही है। यही डिस्कस हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें या तो हम पहले बाद में बताइए, पहले बताएं क्या है। आईनी अदालत बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अदालत एक अलग होगी और एक सुप्रीम कोर्ट अलग होगी, ये चीज इसमें। फिर इसके बाद सदर मुमलिकत को लाइफ टाइम, यानी किसी भी मामलात में फौजदारी मुकदमात कोई भी उनको नहीं, उनके ऊपर केस चल सकता, बिल्कुल इम्यूनिटी उनकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनसे मुतालिक भी ज़ाहिर है इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया एक नया ओहदा, और जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। फिर गजा कॉन्फ्लिक्ट क्या है भाई, क्या मामला चल रहा है गजा में? भाई ये नेतन्याहू और ट्रम्प की सुना है बंद नहीं रही है, कोई इनका जो है ना आपस में अब क्लैशेस शुरू हो गए। आई होप दे आर जेन्युइन कि, लेकिन ये कि आपस में मसाइल हैं कि जो ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नेतन्याहू डिलीवर नहीं कर रहे और उनको इतना इंटरफेयर नहीं करने दे रहे कि अब तो ये कि बस आप साइड पे हो, हम डिसाइड करेंगे। तो उस तरह से पीस एग्रीमेंट जो था वो फॉलो हो नहीं रहा है। ट्रम्प इज अपसेट। बिल्कुल। और इसराइल टाइम्स ये दावा कर रहा है और फिर वो ये बता रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स जो बनाई है, तो उसमें जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लूप में नहीं लिया जा रहा है इसराइल को, और ये ऑन हिज ओन फैसले किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं ना भाई, बहाना ढूंढ रहे कि फिर से जो है वो जो जेनोसाइड अपना जारी रख सकें। सो दे जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, लुकिंग फॉर। तो ये मामला हो गया और इंडिया के साथ डील हो गई है डोनाल्ड ट्रम्प की। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये मुझे पता है कि मुझे अच्छा नहीं समझ रहे इंडियंस, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे,
क्योंकि वो उन्होंने कदम वो लगाया था ना कि आप यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन वॉर नहीं, और इंडिया के में तो मीडिया पे बड़ी ट्रम्प के खिलाफ ही बातें हो रही होती हैं। स्टिल अगर ये ट्रेड कुछ हो रहा है तो बड़े हैरत की बात है। इट्स अनलाइक ट्रम्प, लेकिन आई एम श्योर कोई प्लान होगा उनका। लेकिन वो बिजनेस और ट्रेड में जो है ना, वो फिर वो दोस्तियां वैसी नहीं होती जैसे हम लोगों की आपस में एक दूसरे से होती हैं। लेकिन अब नाउ दे गोना मेक श्योर, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट। जी, मेरे ख्याल वो अब ये चाह रहे हैं कि भाई मार्केट तो बड़ी है, मार्केट तो बड़ी, तो अब ये कि लेकिन इंडिया का फायदा ना हो, यूएसए का फायदा हो। हाँ, तो ये है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पाक श्रीलंका ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है और आज से अब देखना ये है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंकन जब आके खेलते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक तरह के ये रीजन है ना, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो जब भी पाकिस्तान श्रीलंका जाता है, श्रीलंका पाकिस्तान आता है, तो बड़ा एक टफ कंपटीशन होता है। ठीक है, तो वो एक टफ कंपटीशन मेरे ख्याल शुरू से, हाँ, श्रीलंकन टीम ये बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि इसी यहाँ अपने होम में खेल रहा होता है ना एक तरीके से। तो वो आज शुरू होने जा रहा है और शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी का टेस्ट दोबारा होगा, क्योंकि मास्टर सलमान भट्ट थे कल और वो कहते हैं कि अभी तक जो टेक्टिकल जो इसका जो साइड है वो अभी नजर नहीं आई है, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं हो पाया शाहीन शाह अफरीदी का। तो जब तब उसमें आएंगे सूरत हाल में तो फिर देखेंगे। अच्छा, फिर कराची में इंक्रोचमेंट के एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ आपने देखा जगह जगह कराची में, और चाय के ढाबे, रोड साइड, और ये सारी चीजें मैंने देखे। अब जो खुले प्लाट्स हैं, जो प्लाट्स मैं कहूंगी, तो उधर वहां आप कुर्सियां टेबल लगा देते हैं, तो चलो किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे ट्रैफिक को। लेकिन जहाँ ट्रैफिक है और वहाँ जो है ऐसी बैठक आप बना दें इलीगल, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एक ही सिर्फ मैं एक चीज़ बता रही हूँ जो ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा जो वक्त ज़ाया किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ मनशियात के भी मामलात हैं, है ना? फिर उसके बाद क्राइम के भी मामलात हैं कि जब ये लोग बैठे हैं तो वहाँ क्या सिर्फ गपशप हो रही है, फिर स्टूडेंट्स का आना और फिर कुछ मसाइल और क्राइम्स लाइक आई सेड कि वो सेफ नहीं है गैदरिंग, बिल्कुल ऐसे, और वो एक मामूल बनता जा रहा है। अजीब तरह के लोग वहाँ आके बैठ जाते हैं, कुछ और डीलिंग्स चल रही है, क्या हो रहा है तो इसको खत्म ही कर दो। आई एम ग्लैड कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको, इन्होंने नोटिस में उनकी ये आई है बात और वो इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल ऐसे, जब एक्शन लेंगे तो, और हमें ये भी उम्मीद है कि जब एक्शन लेंगे तो फिर वो अपने अंदर भी देखेंगे जरा, यानी अंदर का जो अहवाल है ना। आपको ये भी यकीनन आपको पता होगा, कराची में आप भी रहती हैं, कि जो रोड साइड इटरीज होती हैं या चाय के ढाबे होते हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रहे होते हैं। जी, कैसे चल रहे किसी की मजाल नहीं है कि ये इस तरह थोड़ा सा फुटपाथ को ले ले, वहाँ चेयर्स रख ले, और ये कोई ना कोई वजह होती है इसकी। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसमें आएंगे, जद में आएंगे, और सबका ही एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, फिर हम कुछ हमारे साथ टीवी एक्टर्स होंगे, उनसे हमने बात करनी है। और ये जो दो समधने हैं आजकल बड़ी मशहूर हैं भाई, तरह दिखाना, ये बड़ी मशहूर हैं। एक का बेटा है, एक का बेटी है, और दोनों आ गए हैं उनके घर रहने। दोनों आ गए, और बेटा बेटी परेशान है कि मतलब जाए तो जाए कहाँ, तो समझ नहीं आ रहा उन बेचारे बच्चों को। बड़ी खुशी हुई इस ब्यो को देख के, इतने सालों के बाद ऑन टीवी स्क्रीन, और तज़ीन शादी के बाद भी एक्टिंग कर रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। तो दोनों एक्टर्स से हम बात करेंगे जरा, और कितने क्यूट लग रहा है ना ये, देखिए समझने। हाँ, दोनों समझने, लेकिन ये इस वक्त तो नजर नहीं आ रहे एक दूसरे के खिलाफ एक्सप्रेशंस, लेकिन है बहुत शदीद, ऐसे शदीद जुमलाबाजी है। जी जी, खतरनाक किस्म का माहौल है। हमारे एक्टर्स में पता है, हमारी कोशिश होती है शो पे हम अपने एक्टर्स को, ड्रामा को सेलिब्रेट करें और ट्रिब्यूट दें अपने एक्टर्स को। कमाल है हमारा ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह, हम उस पे जिक्र करते हैं, अपने बच्चों को जरा जीने का हक दें। हाँ, ज़ेब का अलग था कि यार ये क्या आपको लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स जो है कपल के लिए मुश्किलात पेश कर, देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप ठीक है, आपकी नेचर है और पुरानी आपकी ज़ाहिर है, उस वक्त इस एडवांस एज में आप नहीं बदल सकते अपने रवैये और सारी चीज़ें, लेकिन ज़रा सा मार्जिन दे दें उन बच्चों को भी। उधर से वो भी बम्बार्डमेंट कर रही हैं, इधर से ये भी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो ऑर्थोडॉक्स हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनके रवैये भी और उनके बात करने का तरीका भी सही नहीं। बात बिल्कुल ये कि कभी कभी कपल के अंदर अपना कोई मसला नहीं उनका होता है, लेकिन वालिदैन के प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस और पुराने जो है ना कल्चरल उनके जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी वजह से बच्चों में तलाक हो जाती है कितनी दफा। बहुत ये वाकई होता है। आपस में उनके कोई मसले नहीं है, सिर्फ ये कि हमेशा तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारा बाप ये कहता है, तुम्हारी माँ। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है इतने जितने आप हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो मैच्योर लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों के की जिंदगी में, जो अभी जिनकी जिंदगी शुरू हुई। और इसमें ओल्ड फैशन एंड न्यू फैशन दोनों अपना बड़ा नेगेटिव कर सकते हैं, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसमें नजर आ रहा है। सुपीरियर भी समझ रहे हैं कुछ लोग अपने आप। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन होगी, और छोटी मोटी बहुत सारी खबरें मजे की। और कुछ आपने कुछ दिखानी थी फुटेज, कोई ऐसी? तो मुझे पता टाइम का तुम लोग बाउंड कर देते हो, बातें तो बहुत सारी हैं, खबरें तो मेरे पास इतनी हैं आज टाइम में। अरे क्या बात है, अभी बहुत सारी खबरें, सब खबर बताऊं मैं। कितना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी, बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और इनकी टैगलाइन है कि वी आर नॉट बायस्ड।
ठीक है ना। सबसे ज्यादा लेकिन ये देखिए कि disputed tagline है। ये चेक करें जी, जो बिल्कुल बायस नहीं है, हुआ कुछ क्या मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये साहब और सीईओ दोनों ने रिजाइन किया है, मानते हुए कि उनसे हुई है गलती। हाँ, और क्या गलती हुई है? Because of the policy? नहीं, पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं। फिर ट्रंप की बात आ जाएगी, हम कहेंगे घुमा फिरा के ना हर खबर ट्रंप पे आ जाती है। तो जी सदर ट्रंप का उन्होंने एक जलसा कहते हैं, उसके अंदर से एक ही जलसे में जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ना, कि एक मैं बात करूं, उसकी थोड़ी देर बाद मैंने कोई और बात की, उसको मिला दिया, दो क्लिप्स को जोड़ के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बातें और वो बड़ी खतरनाक बन गई बात। ऐसे इवेंट की कि जिसमें लग रहा है कि ट्रंप ने ही अपने सपोर्टर्स को इंटाइस किया और कहा कि जी वायलेंट एक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने इनको जो है इंटाइस किया। ये बहुत सीरियस बात है, लेकिन जब आप ओरिजिनल क्लिप देखते हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट, इट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट। मुझे देखिए बात ये बड़ी सही आपने बात की, वहां तो नोटिस हो गया। ये मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, आजकल मीडिया इतना कंट्राइव्ड मीडिया है, पूरी दुनिया का मीडिया आप देख लें, कंट्राइव्ड मीडिया है। स्टोरीज को ऐसे उसको ट्विस्ट किया जाता है कि वो एक्चुअल स्टोरी रहती ही नहीं है। सही, बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं नैरेटिव बिल्डिंग है वैसे नादिया आजकल। बिल्कुल, और इसके लिए इसको मैं बताऊं, ट्रंप ने इस वजह से बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग को $1 बिलियन के लिए सू किया। और वैसे भी उनकी इमेज के लिए इतनी गलत बात है, उन्होंने कहा कि जी सारे जर्नलिस्ट जो बीबीसी में है करप्ट हैं, ये ट्रंप ने कहा। तो ट्रंप तो कहते हैं ना कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये सारे ना, लेकिन दो को देखो रिजाइन करना पड़ा, तो ये बीबीसी के लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है अभी इस वक्त, बिकॉज दे हैड टू एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड देन टेक सम एक्शन, और एक्शन लिया, बिल्कुल लिया गया। लेकिन ये क्लिप देखें कि आप किसी सदर के लिए ऐसे आप कट करके एडिट करके बना के चला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लेकिन मुझे जो आपने पहले टैगलाइन दिया ना वो बड़ी डिस्प्यूटेड है यार। क्या? कि हम अनबायस्ड है, वी आर ऑलवेज अनबायस्ड। ये मुझे समझ आया। ये देखिए जी अनबायस्ड, भाई सारी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वहां से नोटिफिकेशंस आते हैं, वहां से पता चलता है ये करना है, ये नहीं करना, ये मुल्क के मफाद में, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, फिर जाके कहीं एक थॉरो चेक होता है, फिर क्यूसी होता है, और उसके बाद खबर आती है। तो देखिए ये बात आप भूल जाएं कि कोई अनबायस्ड मीडिया है। गाजा के इशू पे आप देख लें, अनबायस्ड नजर आते हैं क्या? दुनिया में आग लगी हुई है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हकीकत ये कि दे आर वेरी बायस्ड एंड वी ऑल नो दैट, लेकिन ये कि अब जिस तरह एक्सपोज हुए हैं तो अब आपकी क्या इज्जत रहेगी जी। ठीक है जी। और तो अब एक और चीज इंटरेस्टिंग, कुछ मैं इतनी सारी खबरें तो आज जरा हमें बोलने दें, हम जरा थोड़े सा एक्सपर्ट डिस्कशन पे बाद में जाएंगे, जरा हम तो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें आपको, क्या अब बल्कि ऑब्जर्वर ओपिनियन। तो जी एक नई चीज लबूबू डॉल का, तो आपने लबूबू डॉल इतनी महंगी बिकी, हाय पागल हो गए ना सब, उसको कलेक्ट कर रहे हैं लबूबू इस तरह की लबूबू डॉल। अब स्टोर रूम में पड़ी होगी शायद। ये अभी एक नई चीज आई है, नई आफत के लिए तैयार हो जाओ भाई। इसका तो आंख कान नाक ही नजर नहीं आ रहा क्या है? अच्छा वो चाइनीज थी प्रोडक्ट और ये है जापानीज इजाद। अच्छा। मैं आपको वजह भी बताऊंगी कि क्यों उन्होंने इजाद की है। ये एक नया टॉय है, 500 तकरीबन 500 495 450 इस तरह कुछ डॉलर की डॉल की है क्या पहले ये तो बताएं। अच्छा जी ये छोटा सा टॉय है प्यारा सा, लेकिन ये आम टॉय नहीं है कि जी डेकोरेशन किया बैग के साथ लगाया, नहीं, ये आपके साथ रहेगा, AI से जो है ये ड्रिवन है सारा। और ये क्या करता है, इसमें कोई लाख से ऊपर ऑप्शंस हैं कि आप इसका मूड सेट करें, ये आपसे बातें करेगा, वैसे मूड में रहेगा जैसे आप चाहें, आपका कंपेनियन। इसके बाद आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कुछ नहीं चाहिए। और ये दुनिया इस पे पागल हो रही है कि अब इस पे रश लगा हुआ है कि हमारी जो है डॉल का नाम क्या है जी, टॉय का मोफलिन टॉय है। मोफलिन के पीछे अब लोग पागल हुए हैं। अब आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझें। अच्छा कॉन्टेक्स्ट इसका समझो। मैंने कहा कि ये टॉय इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, आप समझे किसके लिए बनाया गया? जापान के लोगों के लिए। क्यों बनाया गया? जापान में 2024 के पहले क्वार्टर में 40,000 लोगों ने खुदकुशी की, सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। ये लोनलीनेस किलर है, तो ये उन लोगों के लिए बना, बाकियों को जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। और एक और चीज है जापान में क्या थॉट है, वो ये है कि जब आप यूटिलिटी खत्म हो जाती है आपकी, जब वो समझते हैं कि एज है तो यूटिलिटी खत्म हो गई, तो वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें जिंदा रहने की, तो इसलिए सुसाइड रेट वहाँ ऑलरेडी ज्यादा है। एडवांस एज में लोग सोचते हैं कि भाई हमें सुसाइड, लेकिन ये क्या है यार, ये मतलब गल मुक गई है मुख्तार। लॉन्ग टर्म में इसका इतना नुकसान है कि लोग बातचीत करना खत्म कर देंगे कि घर में मेरी कंपेनियन है, उसका मैं जो चाहे मूड सेट कर लूं, लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे दुनिया में किसी से भी।
ये बड़ी लेकिन खतरनाक उसके चीज है। बावजूद कुछ लोग चाहिए होंगे। एआई कंपेनियंस आ रहे हैं, एआई मतलब मैं तो कहती हूँ लोग शादियां भी नहीं कुछ अब मुल्कों में कर रहे हैं कि एआई पार्टनर है। क्या हो रहा है ये ज़ोएब? ये पता नहीं क्या हो रहा है समझ। अच्छा इसकी तो कुछ है भी नहीं, फीचर्स ही नहीं है, कहाँ है? मतलब नजर कोई आई चीज तो देखे। मुंह नाक कान कुछ भी नहीं है, ये बस जो है ये गुजारा अच्छा, करो। एक ब्रेक हमने लेनी है, ये ब्रेक के बाद वापस बालों वाला जो भी है, बालों वाला जो भी है यही है बस। क्या है यार? ब्रेक लेते हैं। ये क्या है यार? गुड मॉर्निंग। ब्रेक के क्या बाद है ये? वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में और ज़ोहेब बताएंगे अभी जी next खबर क्या गाजा है। के मैं तो इतना मामलात बोली हूँ, इतना गाजा बोली के हूँ। मामलात की हम बात Pause करेंगे। लो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मामलात की बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा में सीज फायर और इंतजामी फैसलों पर इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है, स्टेबलाइजिंग फोर्स जो है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 20,000 फौजी भेजे जाएंगे गाजा में। अब उसमें वो ये कह रहा है नेतन्याहू और इसराइल कि हमें अब इन मामलात में लूप में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि देखिए उसके कंसर्न है तुर्की नहीं आएगा और उसके अपने हैंड पिक्ड कुछ ममालिक हैं, वो ये चाहता है कि वहां पे उनका इन्फ्लुएंस रहे। ठीक है, तो जब इस पर उनसे बात नहीं की जाएगी तो ज़ाहिर उनके कंसर्न्स होंगे। तो टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिका ने गाजा के लिए कायम किए गए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी है, यानी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। अब यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं और स्टेबलाइजिंग की तरफ देख रहे हैं मामलात को, सूरत हाल को, और उसमें उनको इसराइल की ज़्यादा ज़रूरत शायद इतनी ना पड़े। तो ये इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इसराइलीज एंड नेतन्याहू। तो इस पर हम बात करेंगे जनाब, और कुछ मजीद भी मामलात हैं। मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, IR एक्सपर्ट हैं। मंसूर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंसूर साहब। पहला सवाल तो यही जो सबके जहन में है कि क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू जो कि बड़े फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ईच अदर नज़र आते थे, क्या वाकई उनमें सीरियस क्लैशेस और डिफरेंसेस आ गए हैं? इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछली जो 2-2.5 साल की जो जंग है उसमें इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका को दाखिली तौर पे और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चरके लगे हैं। मैं समझता हूँ वो बुनियाद हैं इस वक्त जो इख्तलाफात की खबरें हैं या जो बातें की जा रही हैं उनकी, क्योंकि इस वक्त जो पोस्ट वार प्लान है ना तो वो इसराइल के पास कोई था, वो भी अंधाधुंध ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, और अमेरिका ने भी बगैर अंजाम को जाने कि इसको वाइंड अप कैसे किया जाना है, अंधाधुंध जो है वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इसराइल के पल्ले में डालते रहे। और अब उन दोनों के लिए ये परेशानी है कि इस पूरे कजिए को वाइंड अप कैसे किया जाए। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो गजा अमन प्लान जो बनाया गया है उसके हवाले से जिस स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसे वो आलमी अमन फोर्स का नाम देते हैं, वो बुनियादी तौर पे खुद एक तनाज़े का शिकार हो गया कजिया, क्योंकि इंटरनेशनली जहाँ पे अमन फोर्स कायम की जाना चाहती है भेजना है अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 7 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल उसकी मंजूरी देता है, और उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि उस कजिए के हवाले से आलमी अमन को ख़तरा होने की बिना पे वहाँ आलमी फ़ौज भेजी जाती है, अमन फ़ौज भेजी जाती है। जबकि आप गजा अमन माहिदे का अगर मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें बयान किया गया है कि इस कजिए से हमसाया ममालिक को ख़तरा है, यानी इसका जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही नैरो डाउन और बहुत ही कम है। इसी वजह से चैप्टर 7 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के इस कजिए की मंजूरी शायद ना दी जा सके, और अगर इसको सिक्योरिटी काउंसिल का कवर नहीं मिलता है तो ऐसे में कोई भी मुल्क, अभी आपने देखा कि तुर्की के हवाले से तो खुद नापसंदीदगी का इजहार किया। कल ही की खबर है कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी फोर्सेज जो है वो ऑन ग्राउंड उतारने के हवाले से वो इनकार कर दिया है, क्योंकि इस वक्त तक इस पूरे कजिए में जिस इब्राहिम अकॉर्ड को बेस बनाकर सारी दुनिया को एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा था, अब जिन मुल्कों ने वो ये कजिया साइन किया है या अकॉर्ड साइन किए हैं वो खुद पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो वादे किए गए थे, जो एनेक्सेशन प्लान को रोकने की बातें की गई थी, वो आज दोबारा ऑन कार्ड्स हैं। और इसराइल की इंतहापसंद काबीना के जो वज़रा हैं वो ज़मीन पर खड़े होकर दुनिया के सामने लक्ष्य लहरा रहे हैं कि ये वेस्ट बैंक, ये बैतुल मक़दस, ये हम अनेक्स करने जा रहे हैं इसराइली रियासत के अंदर। बिल्कुल। और देखें ना, ऐसे में
जी जी, देखिए ना, जस्टिफाइड है ना ये उनका, उनकी तशवीश, क्योंकि यूएई बैक ऑफ कर रहा है, फिर दीगर ममालिक भी। तो जब 2 साल के लिए फोर्स होगी, 20,000 फौजी होंगे, वॉशिंगटन अपनी फोर्स नहीं भेजेगा इसमें, तो फिर इसराइल मॉनिटर कैसे करेगा कि हो क्या रहा है, ये फोर्सेस कर क्या रही हैं? तो ये वजह है उनकी तरफ से ये तशवीश। जी 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 जी, आपने खुद अपने इंट्रो में इशारा किया था कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इस कज़िये की ड्राइविंग सीट खुद संभालना चाहते हैं, यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फौज जो है वो देखना चाहती है, क्योंकि इस वक्त खुद इसराइली फौज और नेतन्याहू के दरमियान इख्तिलाफात हैं। बहुत सारा कज़िया, खासतौर पे अगर आपने रिसेंटली फॉलो कर रहे हो, जी जी। तो जो इस वक्त तकरीबन 200-300 के करीब फ़लस्तीनी जो मज़ाहमतकार हैं, वो जो येलो लाइन के उस तरफ का इलाका है जहाँ पे इस वक्त इसराइली फौज की प्रेजेंस मौजूद है, उसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं, और वो तकरीबन पिछले कई हफ्तों से वहाँ ट्रैप हैं, और उनको निकालने के हवाले से इसराइल इजाज़त नहीं दे रहा। और इस वक्त आपने नोट किया होगा कि जो उनके दामाद जेरेड कुशनर जो हैं, वो इसराइली इंतज़ामिया के साथ इस कज़िये पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इस बात पर उन्हें कायल कर रहे हैं कि इन्हें सेफली निकाला जाए। लेकिन इसराइल फिर अपने ओछे हथकंडों पर उतर आया है। वो कहते हैं कि ये फ़लस्तीनी, चाहे वो जो भी उनकी तादाद है, वो पहले हथियार डालें और उसके बाद हम उन्हें वहाँ से निकलने देंगे, और इस बात की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें सेफली किसी दूसरे मकाम पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। और यहाँ पे फिर इसराइल अपनी रवायती खबासत का मुजाहरा करते हुए कभी उन मज़ाहमतकारों की बैरून मुल्क बेदखली की बातें कर रहा है, और कभी उन्हें अपने यहाँ कैद करने की बातें कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो इनकी लाशें तलाश करने के लिए, इसराइली कैदियों की लाशें तलाश करने के लिए इनको ये मिशन सौंपा गया था कि आप उन जगहों में जाएं और वहां उस वक्त तक बाहर ना आए जब तक उनकी लाशें नहीं मिल जाती। इनको पूरे इस सीज फायर के मामले के बारे में आगाही ही नहीं हो सकी, इनको पता ही नहीं चला कि बरसरे ज़मीन इस वक्त क्या हुआ है, क्योंकि ये पिछले कई हफ्तों से ज़ेरे ज़मीन जो मौजूद थे, और इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क इनके साथ था वो ख़त्म हो गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि तकरीबन अब आप देखें कि यही वेस्ट, यही यूरोप जो है, जब एक किसी का बच्चा या बंदा इनका किसी नाले में गिर जाए या किसी गटर में गिर जाए, उसे ये 24 घंटे लाइव कवरेज दिखा के निकालने की कोशिशों को बड़ा इंसानी हकूक़ का कारनामा समझ। अब ये भी तो किसी के माई के लाल हैं कि जो इस वक्त इन्हीं के मिशन पर वहाँ थे, अब उनको वो जिंदा सलामत वहाँ से निकलने नहीं दे रहे, और इस नौयत की धमकियाँ सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने उन गारों के, उन जो सुरंगों के दहाने जो हैं वो कंक्रीट से भर दिए हैं ताकि ये बाहर ना निकल सके और ये वहीं दम तोड़ दें। तो इस वक्त मैं समझता हूँ ये कज़िया भी इसराइल और अमेरिका के दरमियान बहुत तनाज़े का बायस बना हुआ है, और इसी की अहमियत के पेश नज़र जेरेड कुशनर आपको इस वक्त इसराइल के अंदर इसराइली इंतज़ामिया के साथ जो है वो मुज़ाकरात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मिस्र भी इसी वक्त अमेरिका के साथ है, और वो इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि ये लोग किसी तरीके से बाहर आए, क्योंकि उसके बाद ही दूसरा मरहला जो है उस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और हमास ने भी अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि जब तक हमारे ये कैदी, हमारे ये जो लोग फंसे हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, इन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता, उस वक्त तक हम दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जो है उसका आगाज नहीं कर सकते। तो मंसूर साहब, ये तो बहुत बड़ा, ये तो ट्रैप था, इसराइल का ट्रैप था। इसका मतलब है सारे ये पीस टॉक्स, पहला फेज, ये तो सब एक ट्रैप ही था, और उनको अपने जो थे हॉस्टेजेस वापस चाहिए था। एक ही लेवरेज थी हमास के पास, अब वो वापस आ गए हैं, तो अपने इन्होंने, मुझे तो नहीं लगता कि ये इंटरेस्टेड भी होंगे अब इसको नेक्स्ट फेज में लेके जाने के लिए। अब आप देखिए कि इनकी अपने होमवर्क ये था कि 2014 में जो जंग हुई थी उसमें जो इनकी ह्यूमन कैजुअलिटीज थी, इन्हें तो उसका नंबर भी पता नहीं था। ये तो हमास ने जो कल उनके कैदी 2014 में किसी कार्रवाई में काम जी था, तो उनकी डेड बॉडी जो वापस की है, तो इससे इसराइल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन पावर जो है वो कितना ब्रूटली इस्तेमाल की, कि उसका कोई बैकअप उनके पास नहीं था। जो मर गया वो मर गया, जो खप गया वो खप गया। और ये तो अब बोनस के तौर पे ये लाशें उन्हें मिल रही हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उनके पास कोई नहीं है, और उनके जो लवाहिकीन जो हैं वो तो भूल चुके थे कि ये शायद किसी तरीके से जिंदा या मुर्दा हमारे पास वापस आए। तो ये वो इस्लाम का दर्स है जिसके फॉलोवर इस वक्त इसराइल जैसी जारे ताकत के साथ जो है वो नबर्द आज़मा है। वो तो इस वक्त पोस्ट वॉर के बाद भी जो है वो जंग के कवानीन पे अमल कर रहे हैं, लेकिन इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है उन्होंने तो जंग के दौरान भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, उसके मैंडेट और उसके साथ साथ बैन अक़वामी कानून की धज्जियाँ बखेरी हैं। हॉस्पिटल्स उन्होंने मलिया मेट कर दिए हैं,
मकानात उन्होंने मलियामेट कर दिए हैं, उन्होंने जो तो भी इसका जाए मतलब पनाह सर वहाँ मौजूद इसका थी, मतलब है कि ये स्कूल, फोर्सेस जामियात, अभी जाने वाली नहीं है, ये जो 20,000 फौजी हैं ये नहीं जाएंगे वहां पर अभी, ये बहुत बात की बात है। ये बहुत ट्रिकी और जैसे कहना चाहिए तशवीशनाक अमर है, क्योंकि देखिए जी वहाँ उनको अगर जो मैंडेट मिलना है उसे अगर यूएन कवर नहीं मिल रहा तो उसमें वो अपने आप को क्यों वल्नरेबल पोजीशन में डालेंगे, क्योंकि ये फ़लस्तीनी अगर आज वहाँ पे इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं तो कल को उस ऑक्यूपेशन की हिमायत में आने वाली जो भी फोर्स होगी, वो जिस भी यूनिफॉर्म में होगी, वो उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होगी और वो उसे निशाना बनाएंगे। और यही वजह है कि इस वक्त उस फोर्स के ज़मीन पे उतरने से पहले इस बात की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से हमास को हथियार डालने पे मजबूर कर दिया जाए और उन्हें अपना असला हवाले करने की बातें की जा रही हैं। तो मैंने जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इसके लिए वो तैयार हैं कि एक कौमी फौज बनाई जाए फ़लस्तीन की, तो हम ये सारा असला अपने तमाम रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे रखेंगे और ख़ुद उनके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद और तावन के जरिए गजा की जो है तामीर नौ में काम करेंगे। लेकिन इस तरफ कोई नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इस नौयत के नारे और इस नौयत का प्रोपेगेंडा करके मज़ाहमतकारों को बदनाम किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो असला इस्तेमाल हुआ है, आप उसका वॉल्यूम अगर कभी मैयर करें तो वो 8 एटमी बमों के बराबर बारूद जो है इस वक्त गजा पर गिराया जा चुका है। तो उसके बाद ये तो गजा के लोगों का अज़्म सबात है या अल्लाह ने उनकी एक जिंदगी। देखिए मंसूर साहब, किसी तरीके से जैसे आपने नाम लिए और आप सही कह रहे हैं कि ये फोर्सेस नहीं जा पाएंगी, और कैसे जाएंगी, वो जो पहले हमारी बात हो रही थी यूएई पीछे चला जाएगा, उसके बाद उनको तुर्की को तो उन्होंने खुद कह दिया है, सऊदी अरब का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जाकर वहां पर जो है ना कॉन्फ्रंट करे इसराइली फोर्सेस से। सूडान हो गया, कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, ये क्यों जाएंगे सर, क्यों वहां पर फोर्सेस भेजेंगे? देखिए अगर हम उनकी बात ना भी करें तो अगर आप पाकिस्तान के वजीर दफा का बयान भी रिकॉल कर लें कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उस फोर्स को मैंडेट ये दिया जाएगा कि उन्होंने मज़ाहमतकारों को या फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करना है तो हमारी फोर्स शायद उस मिशन का हिस्सा ना बने। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कई बार कि जो माजी है पाकिस्तान का फ़लस्तीनी कज़िये के हवाले से, बिलखुसूस उर्दन में जो ज़ियाउल हक साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया था, वो अभी भी एक ब्लैक स्कार है और अभी भी एक काला धब्बा है पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के माथे पर। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत है वो इस नौयत का कोई भी इक़दाम जो है उसको एंडोर्स करेगी। यकीनन इसका फैसला तो जो हमारी कौमी असम्बली या जो पार्लियामेंट है वही करेगी, लेकिन फ़ौज भी जो है वो भी ज़ाहिर है रैंक एंड फाइल उसके सोचते हैं कि हम किस जगह किस मिशन के लिए भेजे जा रहे हैं। आप सऊदी अरब की बात करते हैं तो वहाँ पर तो एक लाइन लगी होती है कि जी हम दफ़ाए हरमैन शरीफैन के फरीज़े के लिए खुद को वॉलंटियर करते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वो कज़िया नहीं है। इससे पहले अगर मैं आपको याद दिला सकूं सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया मंसूर जाफर साहब, सारे मामलात पर आपने क्या मुस्तकबिल गजा के लोग देखे ना, बस यही मुस्तकबिल है। आप मैंने आपको बता दिया कि कतर, मिस्र, ये सूडान, ये शाम, सऊदीया, यूएई, ये कोई भी तैयार नहीं है ना। कौन जाएगा मुझे बताएं? जब इस्राएली फोर्सेस वहां पर आकर हमला करेंगी तो क्या इस हमले का जवाब देंगे ये फोर्सेस? कभी भी नहीं देंगी। तो ये जाना ही नहीं, अपनी आपको उस ऑकवर्ड पोजीशन में डालना ही नहीं चाहेंगे ये लोग। तो मुझे लगता है कि नॉन प्रैक्टिकल बात है ये जो 20,000 फौजियों की बात हो रही है, नॉन प्रैक्टिकल बात है। अनटिल अनलेस कोई सेटलमेंट हो इसराइल के साथ कि आपकी फोर्सेस यहाँ पर नहीं आएंगी, हम अटैक नहीं करेंगी, हमें रिटेलिएशन का स्टेज नहीं आएगी, तब तो शायद हो सकता है। और देखो जो प्रेशर बिल्ड हुआ था इजराइल पे, यूएसए पे, जो दुनिया ने प्रेशर डाला था, उस पॉइंट पे जाके और फिर वापस यहाँ आ जाना बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही हो रहा था। ये हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जरा पाक भारत मामलात की बात करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शायद हो सकता है कोई तैयारी की जा रही है वहां पर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब जी, हम जरा थोड़े से भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। कल जो भारत में हुआ है, अच्छा देखिए, इंसानी जानों का ज़िया, हम तो उसमें हमेशा से उनके साथ कंडोलेंस करते हैं जो लोग उसमें जिन डेथ हुई है 10 अफराद, बिल्कुल, और जख्मी भी हुए 24 अफराद। लेकिन उसके बाद ये तासुर बनाना वहां पर जो कि बनाया जा रहा है हल्कों में
कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें और ये और एक फॉल्स फ्लैग बल्कि बड़ी देर हो गई, ये तो मैं 5 मिनट में ही अपनी इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक एविडेंस लेके पूरा कंक्लूड करके ये तो दे देते हैं फौरन अपना जजमेंट के जी ये तो हो गया ना इससे पहले वाला। हाँ, अब कहने के थोड़ा सा टाइम लें ताकि कहानी थोड़ी सी कन्विंसिंग लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके अपने लोग जो है इनको एक्सपोज कर रहे हैं। आपने वो साहब को देखा जो बार बार मीडिया पे बता रहे हैं कि जी ये बिल्कुल मोदी सरकार ने खुद करवाया है, मैं वहाँ खड़ा था, एनी शाहिदीन की जी ये उनकी गवाही है कि जो गाड़ी है उसमें पहले से ही 3 बर्न्ड बॉडीज पड़ी थी। बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं, उसको दोबारा जो है ब्लास्ट किया गया है और ये वो लोग कह रहे हैं। तो आप देखिए मोदी सरकार के लिए तो हमेशा ही वैसे बाइस से शर्म सिचुएशन हो जाती है। अब और देखिए उनका अपना सिक्योरिटी लैब्स है भाई, ये तो यही कह सकते हैं, उनका सिक्योरिटी लैब्स है लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब ही हुआ है, यानी बड़ा बिजी। अच्छा, फिर उनका मीडिया कह रहा है सिलेंडर भी जो था कोई एलपीजी उसके वो फटा है तो उसकी वजह से सब हुआ है, तो पता नहीं। देखिए ये अटैक क्या है और इसकी नौयत क्या थी, और ये सुसाइड अटैक था, ये कोई टाइम डिवाइस से किया गया, वहाँ डिवाइस लगाई गई, सिलेंडर का धमाका था, क्या था ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बहरहाल ऐसी जगह पर हुआ जहाँ सिक्योरिटी लैब्स इसको कहा जाएगा, नई दिल्ली में, जहाँ पर बड़ा हाई सिक्योरिटी भी होती है और पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही होती है। तो ये खैर वहाँ पर 10 जाने गई हैं, 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि पिछले एक्सपीरियंस से भारत ने लर्न किया होगा और ज़रा वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाने में ज़रा मोहतात अंदाज इख्तियार करेंगे और बल्कि झूठे इल्ज़ामात से गुरेज करेंगे। माजी से उनको सीखना ही चाहिए कि जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपके पास कोई प्रॉपर मेरे ख्याल एविडेंस भी हो, चॉकलेट के रैपर, चिंगम का कवर, इस दफ़ा भी पता नहीं कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो मतलब अपना आपका अपना ही मजाक बनेगा। तो सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, फिर बात करें। बिल्कुल, और हम भी तभी बात करेंगे जब भारत की तरफ से कोई इस तरह की बातें मतलब बार बार अपना मजाक ना उड़वाएं, काफी हो गया। आपके अपने लोग जो हैं वहाँ बयान दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना ये उनको तो चुप कराएं पहले। हमारे फोर्सेस की तरफ से भी और हमारी हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत किसी भी टाइम पर वो उनका ऑपरेशन सिंदूर जारी है और वो कहते हैं बाकायदा। नाउ दे आर लुकिंग फॉर अनदर रीजन। मोदी को पता है अगले उसने इलेक्शन में हारना भी है, तो उससे पहले उसको वजह चाहिए ताकि वो शायद उसके चांस बढ़ जाएं, उसका टेन्योर बढ़ जाए, व्हिच शुड नॉट हैपन। इसीलिए हम ये बात करें, लोगों की भलाई, जो इंडियंस हैं उनकी भलाई इसी में। बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट की जरा जल्दी से बात करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हम क्या कहते थे जंग के दिनों में कि मोदी भगाओ और भारत बचाओ। हाँ, रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, ये तहरीक है। ठीक है, वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है जनाब, और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की वनडे सीरीज है और उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज भी आ रही है, तो क्रिकेट का मौसम शुरू हो गया अब। और वो जहां हम जीते हैं उसका भी तो जिक्र करें। हाँ, साउथ अफ्रीका वाला ना, मैंने किया था, आप नहीं थी ना। हाँ, अच्छा हो गई इस पे बात मुझे, हो गई थी, लेकिन मैं तो मुबारकबाद दे दूं, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, इरफान ज़हीर ने ज्वाइन किया जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। इरफान, मुझे बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं टीम की श्रीलंका के खिलाफ? एक बड़ा टफ हरीफ होगा श्रीलंका पाकिस्तान के अंदर, और शाहीन शाह अफरीदी नए कप्तान हैं, टीम चैलेंज कर रही है, थोड़ा सा बताइए इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, पाकिस्तान ऑब्वियसली ओडीआई सीरीज जीता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा साइन है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 ईयर से जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बिलो पार थी और इसकी वजह से फैंस खास तौर पे काफ़ी नाराज थे। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि हमने T20 सीरीज भी जीती और ओडीआई सीरीज भी जीती। अगर इस सीरीज की बात करें तो ऑब्वियसली आपका समहाउ सेम स्क्वाड है, बट एक प्लेयर को रिलीज किया गया, वो हसन नवाज है। उनको कहा गया जी आप काइजन ट्रॉफी खेलें, शायद आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, और सेकेंडली शायद ये भी कहा जा रहा है कि जिस नंबर पे उनकी बैटिंग आती है अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं किसी और प्लेयर को ट्राई किया जाए, तो एक उनको रिलीज किया गया, बाकी समहाउ वही लड़के हैं। दूसरा अब्दुल समद को T20 स्क्वाड में रिटेन किया गया, उनको रखा गया है, जो भी सुपर सिक्सेस पाकिस्तान हांगकांग में जीता है उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। बट क्वेश्चन इधर 2 चीज़ों का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। अब्बास अफरीदी ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी सुपर सिक्सेस में, खासतौर में आप इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात करें, बॉलिंग बात करें, कैप्टन भी थे, वो क्यों शामिल नहीं है? और दूसरा ये जो करंट रिजीम है, जो मैनेजमेंट है, इस पे एक जरूर गिला बनेगा कि आप जब एक रोटेशन पॉलिसी रखते हैं और हम देखते हैं कि आप जब लड़कों को चांस देने की बात करते हैं, ये गिला प्रीवियस रिजीम के ऊपर भी हम बात करते थे, तो समहाउ लड़कों को उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। जैसे फॉर इंस्टेंस वसीम जूनियर की बात करें, 17 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच खिलाया गया और शायद उस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस या बेहतर कहना चाहिए उनकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बाहर कर दिया जाता है। और पाकिस्तान जो लास्ट सीरीज जीता है
अगर आप वो टेस्ट मैचेस देखें, जी, जी। T20 मैचेस देखें और ओडीआई देखें, तो उसमें हर आपने देखा होगा पाकिस्तान 2 जीता 1 हारा। और आप जो मैच हारे उसमें क्या था कि आपने बैटिंग सरफेस बनाया। जब बैटिंग सरफेस बनाया तो आपके डोमिनेंस की काफी ओपोजिशन ने आपके ऊपर काफी डोमिनेट किया और वो मैच जीता। पहला तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको जब एक प्रिंसिपल, एक मंत्रा मालूम है कि आप स्पिन ट्रैक बना के, ब्रेसिक पिच बना के मैच जीते हैं, तो क्या रीजन थी, क्या सोच थी कि आपने बैटिंग विकेट बना के दूसरी ओपोजिशन को चांस दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम श्रीलंका के पार्ट पे भी जरूर आएगा। उसकी रीजन ये है कि साउथ अफ्रीकन जो हैं, जो सीना कंट्रीज हैं, वो ऐसी पिचेस के ऊपर आके सब कॉन्टिनेंट में स्ट्रगल करते हैं कि जब आप उनको ऐसा सरफेस देते हैं जो स्पिन विकेट होता है और ओब्वियसली उधर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं और आप मैच जीत जाते हैं। बट श्रीलंका के पास पाकिस्तान से बेहतर स्पिनर है, तो स्पिनर अगर विकेट बनाएंगे आप तो ऑब्वियसली जो है श्रीलंका वो आप पे अटैक करेगी। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं एक थिंक टैंक और मैनेजमेंट के अंदर जरूर ये सोच होगी, ये कंसर्न होगा कि आपने पिच अब कैसी बनानी है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस आपको शायद थोड़ा अगर पीछे लेके जाए तो पिंडी के अंदर ही बांग्लादेश में आपने सोचा कि बांग्लादेश के पास तो स्पिनर बहुत अच्छे हैं, हम पेसी पिच बनाते हैं। तो फास्ट ट्रैक जब बनाए तो बांग्लादेश ने आपसे पहली दफा हिस्ट्री में व्हाइट वॉश कर लिया, दोनों टेस्ट मैचेस जीत लिए। तो ये एक कंसर्न जरूर है। बाकी ये है कि टीम का एक मोमेंटम जो शेप है वो बेहतर नजर आ रही है, जो हमें जरूर एक्नॉलेज भी करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपकी जो विक्ट्री का एक जो एलिमेंट है उसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ। एक सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान कोई भी फॉर्मेट खेल रहा है, आपको एशिया कप का फाइनल भी याद होगा, उससे पहले भी तमाम इवेंट हम क्लस्टर में विकेट देते हैं कि आपके अगर कोलैप्स कर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ, कोलैप्स करते हैं और कई दफा करते हैं, यानी कि आपका एक आउट है तो 4 इकट्ठे आउट हो जाते हैं। फिर आपके पास एक और प्रॉब्लम है, जब बॉलिंग करते हैं तो आपसे टेल आउट नहीं होती। तो ये 2-3 ऐसे कंसर्न है जो कि हम इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे। और एक सबसे बड़ा कंसर्न जो साथ पैरेलल खड़ा है कि आप अभी टॉप टियर की टीमों से उस तरह जीते नहीं है। आप साउथ अफ्रीका से जीते तो जरूर है, बट साउथ अफ्रीका के कम से कम 8-9 जो मेन प्लेयर थे नहीं थे, वो नहीं आए इसमें। वो अब क्योंकि होता क्या है कि दूसरी टीमें जो हैं जो बायलैटरल सीरीज को अब समहाउ उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देती जिस तरह के हम सब कॉन्टिनेंट वाले देते हैं। ऑब्वियसली हम हारे बहुत है तो हमारे लिए तो विक्ट्री है। पाकिस्तान ये जरूर बात कर सकता है। इरफान मुझे बताएं कि अभी ओडीआई में हसन नवाज की जगह कौन किसको एडजस्ट करना है? फहीम अशरफ आएगा, वसीम जूनियर आएगा, या फिर मोहम्मद नवाज तो खैर ऑलरेडी खेल ही रहा है, तो कौन किसको एडजस्ट करना है? स्पिनर को एडजस्ट करना है? नहीं, वो आपने शायद याद होगा कि जो लास्ट 2 मैचेस ओडीआई के पाकिस्तान ने खेले हैं, हुसैन तलत वो खेल, तो हुसैन तलत की जगह आप एक ऑलराउंडर को रखेंगे मोस्ट लाइकली, जो हमें देखा भी दूसरे और तीसरे मैच में कि फहीम अशरफ को अपॉर्चुनिटी दी। बट कहीं ना कहीं आपको, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा हूँ कि आप फहीम अशरफ को अगर खिलाना भी है तो आपने साथ वसीम जूनियर को भी देखे। आपने माइक हैसन की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी वो यही बात करते आए हैं कि मैंने लुक लाइक प्लेयर रखना है स्क्वाड में और उसको फिर चांस देना है। बट पॉइंट ये है कि वसीम जूनियर और फहीम अशरफ एक तरह के प्लेयर हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि फहीम अशरफ को कंटिन्यूसली चांस मिल रहे हैं और वसीम जूनियर को सिर्फ एक मैच मिला 18 मैचेस के अंदर। इसी तरह अबरार, आप देखिए पहले आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं फिर रोटेशन पॉलिसी करते हैं। फास्ट बॉलर की चले फिर लॉजिक समझ आती है कि आप रोटेशन पॉलिसी पे कभी नसीम शाह को खिला रहे हैं, कभी वसीम जूनियर को, कभी हारिस रऊफ को, बट अबरार कैसे बाहर हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी हम ब्रेक लेंगे, आप देखिएगा जैसे स्मूथली हम ऐसे इसको कट करेंगे ना शो को, आप कहेंगे वाओ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या बदला लिया दोनों लड़कों ने मुझसे पिछले 10 मिनट से, जो बातें जो ऐसे मेरे ऊपर से गुजरी, और आज मैं ऐसा बदला लिया कि मैं इतनी टेक्निकल बातें करूं कि नादिया को तुम समझ ही नहीं। इतने टेक्निकल घुस गए ना आज ये क्रिकेट में। नहीं, मैंने कहा अभी तो टेक्निकल कुछ लोग होते हैं शो देख रहे हैं जिनको नहीं भी समझ होती मेरी तरह, जिनको शौक नहीं भी होता, वो क्या करें? और आपने मेरी तरह सबर करें। कितना टेक्निकल जुमला मारा है कि अभी ऐसे हम कट करेंगे जैसे अभी हम ब्रेक। शुक्र है ब्रेक आए, वापस आए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इतनी मुश्किल बात है, टेक्निकल जुमला मारा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जोहेब का भी टाइम था और अब मेरा टाइम आ गया है। अपना टाइम आएगा, आ गया, मेरा नंबर आएगा।
नहीं, लेकिन मजे की बात है कि जब मैं क्रिकेट की ये बात करते हैं, मैं एक आध कोई सवाल बड़ी मुश्किल से करती हूँ, लेकिन जब ड्रामे की बात आती है, एंटरटेनमेंट की, तो जोहेब के पास मुझसे ज्यादा सवाल होते हैं। बस वो देखते हैं पुराने भाई ड्रामा, हम कब से देखते आ रहे हैं। हाँ, ऐसे सवाल तो लेकिन PTV से। हमारे बिल्कुल सही होते हैं, Thank you. इंटरेस्टिंग होते हैं। Thank you. तो मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारी मुलाकात कराना चाह रही हूँ दो समधनों से, ठीक है। जो इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग पे हैं। इतनी क्यूट समधने ये हैं, और इनकी आपस में बनती नहीं हाँ। बिल्कुल भी, और इनकी वजह से बच्चों का जो रिश्ता है वो खतरे में है। और बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मैं तो कहती हूँ सारी इतनी प्यारी हैं। और जब हम तज़ीन को देखते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए एनी ड्रामा, तो बस दिल जीत लेती हैं। और उसके बाद बेओ को देख के इतनी खुशी हुई, बेओ राना जो काफ़ी सालों के बाद काम कर रही हैं और इतना इतना प्यारा काम कर रही हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि दोनों से आज गपशप क्या होगी। बात है। तो इंट्रोड्यूस कराएं भाई, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड वेलकम मॉर्निंग। टू राइज एंड शाइन। आई वालेकुम अस्सलाम। यार, वालेकुम। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, समझ नहीं आ रहा इधर देखूं किससे बात करूं। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम और वालेकुम सलाम के बाद अर्ज है कि मेरी तबीयत हाँ, तबीयत ठीक है ठीक है। खैरियत, आपकी खैरियत नेक मतलूब। जी। बियो, आपसे शुरू करते हैं। आप कहाँ गायब थी भाई इतना अरसा? नहीं, गायब तो नहीं थी। अभी तो मैंने वो मीम से मोहब्बत की। नहीं, उससे पहले, मैं मीम से पहले की बात कर रही हूँ, जो उसके बीच में थोड़ा गैप हमें आप स्क्रीन पे इतनी नजर नहीं आई। मीम पे तो देख के बड़ी खुशी हुई, एंड देन दिस सीरियल। ये मीम और ये जो लास्ट वाला है, दिस इज नॉट व्हाट आई यूजुअली डू, बिकॉज़ मैं कॉमेडी करती हूँ जी ज्यादा। जी जी जी। तो ये, और उससे पहले वो किया था विद फिल्म की थी दगाबाज दिल जी। लास्ट ही। तो अब जो सीरियस रोल्स और इतने इंतहा के सीरियस रोल्स कर रही हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? आई मीन यू नो इट्स अ चैलेंज टू एवरी एक्टर कि सब कुछ करें, सिर्फ कॉमेडी नहीं। एंड ये सीरियस रोल था और बड़ा डाउन प्लेड रोल था ये, यू नो, बिल्कुल इलिटरेट, अनपढ़, स्टूपिड किस्म की औरत विद, भाई सो इट्स अ चैलेंज। आप दोनों ने बच्चों की जिंदगी अजाब बना दी है। अजाब क्यों बना दी आप दोनों ने ये? हालांकि अगर एक पढ़ी लिखी नहीं, दूसरी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन स्ट्रेस इक्वली दे रहे हैं। तज़ीन, बहुत कमाल आप लोगों की कभी कन्फ्रंटेशन हुई, आप बोल पड़ी यार, दिल भी खुश हुआ वैसे आपकी बातें सुन के। Thank you, Nadia. Nice to be on the show with you. तो I really don't know मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ. That's the virtual reality. हाँ, बहुत मजा आया. बीओ के साथ तो हमारी पुरानी इक्वेशन थी ना, हमने फिल्म भी साथ की थी, एंड बीओ कॉमेडी करती हैं, तो उन्होंने मुझे बल्कि सिखाया कि तुम किस तरह कॉमेडी आराम से कर सकती हो, या कॉमिक टाइमिंग क्या चीज होती है, और तुमने बिल्कुल अपने इनहिबिशंस को छोड़ना है. सो आई थिंक दैट केमिस्ट्री जस्ट वो इस सीरियल में हमारी फॉलो ऑन हो गई. बिकॉज एक पहले से जब दोस्ती होती है तो वो फिर केमिस्ट्री आपकी टेलीविजन पे आती है ना. ट्रू। और मेरे ख्याल इन्होंने आपको शुरू में कहीं बाजी भी गाया है ना? हाँ बिल्कुल. इसी से शुरू हुई है सारी चीज। सही। तज़ीन, वैसे आप ड्रामे में तो अपनी बेटी के घर हैं, और यहाँ आप 365 न्यूज़ पे राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो है, उस पे हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी. राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो. जी जी जी। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट तज़ीन, बताएं, ये जो कि जी बेटी के घर जो है नहीं आना चाहिए माँ बाप को, ये तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ये लोग बिलीव करते हैं आज भी और नहीं जाना पसंद करते। और फिर दूसरी तरफ आपकी सोच, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। इनफैक्ट बेटी की माँ बन के ही बताएं कि हमारे यहाँ क्या ऐसे अभी भी फजूल जो है ऐसे नोशंस हैं, ऐसी चीज़ें, कस्टम्स चल रही हैं, सोच चल रही है। हाँ, सोच को तब्दील होने की तो जरूरत है, और मेरे ख्याल में बहुत हद तक शायद तब्दील भी हो गई है. नादिया, हम कल परसों मैं और दीपक साथ थे और हम बात कर रहे थे कि दीपक को किसी ने आके कहा, एक खातून ने, कि यू नो दीपक, वी आर वाचिंग योर शो, और मजे की बात यह है कि मैं अपने इन लॉज के साथ बैठ के देख रही हूँ. तो बड़ी बात थी. मैंने दीपक से कहा कि ये भी टाइम आ गया कि मतलब यू नो बहुएं और उनके इन लॉज, उनके ससुराल वाले साथ बैठकर ये शो देख रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक लेवल ऑफ टॉलरेंस एक दूसरे के लिए हो गया होगा ना, तभी आप बैठकर एक जगह पर इस तरह का ड्रामा देख सकते हैं, वरना तो जंगें छिड़ जाएं, यू नो, एक घर के अंदर इस तरह की चीजें देखते हुए. तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज है जिसको ये ड्रामा रिफ्लेक्ट कर रहा है. और
या अगर वो पॉजिटिव चेंज अभी नहीं है तो कम से कम सोच जरूर है उसके बारे में, क्वेश्चंस तो है ना, वरना लोग इसको टॉलरेट ना करें. सो आई थिंक इट्स रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एट लीस्ट इन द सोसाइटी, इफ नॉट अ चेंज, बट इंशाल्लाह चेंज भी आएगा. जहां तक तुमने बात की कि लड़कियों के घर में माँ बाप को आना चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें मजे की बात बताती हूँ. अब्बा हमारे घर कभी नहीं आते थे रहने के लिए. हाँ, नॉट बिकॉज वो ये नहीं बिलीव करते थे कि बच्ची के घर में नहीं आना चाहिए रहने के लिए. अब्बा जो थे वो किसी और के घर में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते थे. तो मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुहिम होती थी कि उनको हम कहें कि अब्बा प्लीज ये मतलब मेरा घर है, सो जाए यार आप. दोपहर में अम्मा को कहने घर वापस चलो मुझे सोना है, यू नो, स्टे, सो जाए. मगर उनको अपना बिस्तर चाहिए होता था, अपनी जगह चाहिए होती थी. सो इट वाजंट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि ओ मुझे बच्ची के घर नहीं जाना, लेकिन ये कि मुझे अपनी जगह चाहिए. लेकिन ड्रामे में तो आप लोगों को ऐसा मजा आ रहा है कि ना दीपक जाना चाह रहा है वापस, और अब तो आपने भी जो है ना लेकिन कदम जमा लिए. मैं आपकी सपोर्ट करूंगा. माना इनकी सोच प्रोग्रेसिव है और ये बिल्कुल सही बात करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब करनी, लेकिन इनका तरीक़ाकार जो है ना बड़ा हार्श है. ये हाँ, ये बदलने की जरूरत है. ये जो पिंचिंग आपके रिमार्क्स है ना, थोड़ा सा हिफ्ज़े मा तक़द्दुम होता है ना, वो नहीं नजर आ रहा. एहसास नहीं करना, बस बोल देना, सुना देना, रिगार्डलेस कि उनको अच्छा लगे या ना लगे, बल्कि बुरा ही लगे. मेरा अपना थॉट ये है कि यू नो आपको आप वेपन्स को देखना होता है ना, कि आगे वाले के पास वेपन क्या है और हमारे पास वेपन क्या है. तो ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू से फड्डे नहीं करता. ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू में एक आराम से तरीके से लेकर चल रहा था चीजों को, लेकिन जब उसको लगता है कि अच्छा अब वॉर छिड़ गई है और आई हैव टू गेट माई व्यू पॉइंट अक्रॉस टू दीज पीपल, सो कभी कभार आपको उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए और करने की जरूरत पड़ती है. मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ज़ूबिया ऐसी है. ज़ूबिया ये बिलीव करती है, ठीक है. अब हम उसको भी देखेंगे ड्रामे में कि आगे ज़ूबिया की इस थॉट पे कि हमें एक ही तरह के हथियार जरूरी होते हैं. अगला अगर बंदूक चला रहा है, हम चाकू से कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा, यू नो. सो मे बी लेट्स सी कि आगे ज़ूबिया का कैरेक्टर इस चीज को कैसे हैंडल करता है. जी, ये आप बताएं कि आप कितने मजे कर रही हैं बेटे के घर में? नहीं, मैं इतने मजे तो कर नहीं रही हूँ क्योंकि ये लोग जो फैल के बैठे हैं, हाँ, सारा इन्होंने तो कैप्चर किया हुआ है, सारा ये नजर आ रहा है. नहीं, लेकिन आप घर में पता है काम वाम नहीं करती. वो घर में आप कोई काम नहीं करती यार, ये क्या वजह है? हमने आपको काम करते हुए घर में कभी नहीं देखा वैसे. नहीं, मैं तो बिल्कुल लेजी लंप बनी हुई हूँ ना, बहुओं से काम करवाती आई. मैं कहा ये कभी हिलती नहीं. और ऐसा चैलेंज ले लिया इन्होंने, कहा कि मेरे बेटे का घर है, बस अब तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से. इतना मेरा डिस्पिकेबल एटीट्यूड है कि ये और मैं, ताजीन और मैं बैठ के कहते थे कि हम क्या कह रहे हैं, हम कौन लोग इतने घटिया बातें कर रहे हैं ना. इतनी आप ये बातें करती थी, हंसी कितनी आती होगी आपको, आपके तो बड़े सख्त जुमले हैं. नहीं, हमें हंसी नहीं आती थी, हम शौक हो रहे होते थे. लेकिन ये कि फिर यू हैव टू बिलीव द कैरेक्टर यू प्लेइंग. नादिया, तुम तो खुद एक्टिंग करती, तुम्हें पता है. तो आप जब तक अपने कैरेक्टर में बिलीव नहीं करेंगे, वो आप बिलीवेबिलिटी तो नहीं आती. लेकिन हाँ, बिल्कुल ऑन अ लेवल ऑफ कि आप बैठे हुए रिहर्स करें, हम कह रहे थे, ओह माय गॉड, इज हाउ कैन समबडी से दिस, यू नो, टाइप ऑफ थिंग. बट ये कि यस, द कैरेक्टर हैज टू बी, लुक, द राइटर, जब राइटर एक कहानी लिखता है, कैरेक्टर लिखता है, तो वो किसी वजह से उसको किसी टाइम पर एक सर्टन एंगल से दिखाता है. फिर उसकी जर्नी भी होती है ना. अगर सारा कैरेक्टर फ्लैट हो तो फिर उसकी जर्नी कहाँ, फिर एंटरटेनमेंट कहाँ, फिर सबक कहाँ, यू नो, यू एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है. और आपके इन-लॉज कैसे हैं? जॉब की इजाजत है यानी. आप अपने इन-लॉज का पूछिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं या अलग रहती हैं, और इन-लॉज कैसे हैं भाई, और कितनी खिदमतें करती हैं आप? नहीं, सो मैं जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहती, मैं यहाँ रहती हूँ, आमिर रियाद में रहते हैं. और मगर मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं. और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ. चलो, तुम मेरे इन-लॉज को तो छोड़ो, हम तो पुराने हो गए ना. लेकिन अभी मेरी बच्ची की मंगनी हुई है और उसकी शादी है इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर. तो मैं ये जरूर सोच रही थी, जब मैं अपने ये क्लिप्स देख रही थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोच रही थी हाय हाय मनाहिल की सास कहीं ये ड्रामा ना देख रही हो. डर जाएंगी. कहेंगे हमने कहाँ कर दी शादी अपने बच्चे की. लेकिन पता है तज़ीन, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक प्रेशर नहीं होता फीमेल एक्टर्स पे अपनी बच्चियों की शादी करते वक्त के, जो जिस तरह के हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जैसी बात कर रहे हैं, जज ना किया जाए, वो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ होता है? कोई प्रेशर यू फील?
नादिया शायद होता होगा, मैं ये नहीं कह सकती कि औरों को ना होता हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पर हम प्रेशर लेते हैं, हमें लोग हमें किस तरह परसीव करते हैं उस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना मैंने जिंदगी में इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया, इवन विद अब्बू एंड अम्मी एंड आगे जहां पर मेरी अपनी शादी हुई वहां भी मुझे कोई इस तरह का मसला नहीं आया। एंड अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची की जहां हो रही वहां भी ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी खाला सास ड्रामा जरूर देख रही है, उन्होंने मुझे कहा जबरदस्त ऐसी ड्रामा ये बात है ना कि फिर लाइक माइंडेड फैमिलीज हैं जो आपके काम को रिस्पेक्ट बिल्कुल, तो करें। मजेदार है। और तज़ीन, लेकिन सबसे ऑकवर्ड पता है हमारे लिए क्या था? आपको और दीपक को साथ देखना पिछले ड्रामे के बाद। मैंने कहा इतने मुझे बुरा लगते थे ये साहब तुम्हारे साथ पिछले ड्रामे में जो था, इतना अजीब सा इनका रिलेशनशिप था और अजीब हम अनकंफर्टेबल हो जाते थे, और हम मियाँ बीवी बने हुए इतने प्यार में। अच्छा, और एक उन्होंने ना एक इशारा भी इस दफा दीपक ने आपको किया था, वो क्या था? वो गलती से लग गया या वो था? कौन सा इशारा? वो अच्छा, क्या था? इतने खुश हैं, लग रहा है हनीमून पे आ गए ना। नहीं, लेकिन वो बेटी बेचारे के घर कंप्लेसेंट से हैं, बेटी बहुत के दबे घर हुए आए हैं, को इतने खुश है। मैं तो 2-3 हफ्ते वो नहीं जा इनके रहा। प्रेशर में दबे हुए हैं। लेकिन बेओ आप बताएं मुझे, बेओ आप मुझे बताएं कि ये जो अभी इससे हट के, कैरेक्टर से हट के अगर ऐसा हो रहा है मुआशरे में, तो ये तो गलत है ना कि बच्चों की अभी जिंदगी शुरू होनी है, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, हम आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करें, आप बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर डाल के उनकी जिंदगी अजाब बना रहे हैं। तो ये होता है ज़ाहिर है हमारे यहाँ आसपास। यही तो है सारी फॉल्ट। दिस इज वी आर ऑन डिफॉल्ट लाइंस। हमारे माइंडसेट इतने अब क्रॉनिक हो गए हैं और पुराने और दकियानूस, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा हम सबका। हम ऐसे नहीं रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अवे, बट यू आर गोइंग टू सी इट सून कि ये द बेस्ट थिंग इज कि जिस तरह इन्होंने लिखा है फरत ने और अली ने डायरेक्ट किया है, इसमें ये नहीं है कि कोई एक बंदा विलन है और एक गुड गाय है। ये बस इंसानियत को दिखाया है इन अ पर्टिकुलरली कल्चरल मोड। तो फिर बिकॉज हम लोग पिच्ड हैं एक दूसरे के साथ, टू माइंडसेट्स, और एक घर में, छोटे से घर में हमें डाल दिया गया, तो वी आर फोर्स्ड टू सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। और तो इससे किस तरह हम इफेक्ट होते हैं और कैसे हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हम क्या बदलते हैं और कैसे क्या बनते हैं, दैट्स द स्टोरी। अच्छा, तो जब लोग कहते हैं ना कि हम डिपिक्ट कर रहे हैं जी। ये माइंडसेट्स तो हैं, आई मीन। अच्छा भैया, आपको लगता है कि बाप भी बहुत इसमें अनरीजनेबल है? बच्चों का तो चलें जो भी थे मसाइल, लेकिन बाप बहुत रिजिड है हर चीज में, जिद जिद जिद। यही तो पैट्रियार्क्स होते हैं ना। एंड मैं आई एम दैट छोटी लिटिल मुर्गी दैट लुक्स अप टू हिम एंड थिंक्स के बस रफीक साहब, द सन शाइन्स आउट ऑफ हिज नोज। तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ विद दिस टॉल, डार्क एंड हैंडसम एंड वेरी, क्या बताऊँ, अल्फा मेल है तो हाँ जरा आप है तो सही। टांगे भी दबा रही मुझे कोई कम ट्रोल किया गया है, मुझे इतना ट्रोल किया है कि ये भयानक बुड्ढी तो इसकी माँ और दादी लगती। मगर अली ने कहा कि आपा यू हैड टू लुक लाइक दैट, यू हैड टू बी लाइक दैट। आपको ना नेल पॉलिश भी अलाउड नहीं थी, लिपस्टिक भी बहुत कम अलाउड थी, और दुपट्टा हमेशा सर पे। तो यू अडॉप्ट दैट कैरेक्टर। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग इज, स्पेशली कॉमेडी में, आप अपना ईगो नहीं इतना लाइव रखते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग फनी एंड मेकिंग पीपल लाफ, तो आपका कभी मुंह डिंगा क्वासा जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा होता है। यू कांट बी थिंकिंग हाउ एम आई लुकिंग। अब मेरी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो से कि तुम इतनी हिडियस लग रही हो कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा टू सी यू लाइक दिस। मैंने कहा शुरू में मेरी थोड़ी सी वैनिटी की डेथ हुई और वो डेथ बैंग्स हुए, बट उसके बाद मैं अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली जब आपका ईगो पाश हो जाए तो द परफॉर्मर इन यू एक्सेल्स, आई फील। तज़ीन, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें दिखाई है कि जब एक वर्किंग वुमन हो जिसने सारी ज़िंदगी काम किया हो, शी हैज़ समवेयर टू गो, एक वजह होती है तैयार होने की, जाने की, एक रूटीन, और उसके बाद जब वो ख़त्म होती है तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद उसको ज़्यादा घर की पॉलिटिक्स नज़र आती है और वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है? जब तक वो बिजी थी वो इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, अब चूंकि फारिग हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा घुस गई हैं बेटी की लाइफ में।
हाँ, तो ये आई थिंक एक ट्रैप होता है जो मोस्ट रिटायर्ड और वुमेन हु आर काम करने के बाद जब वो रिटायर होती हैं या ब्रेक लेती हैं, तो ये एक ट्रैप होता है जिसमें हम लोग फंसते हैं। अच्छा, वैसे नादिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वुमेन हु गो थ्रू दिस, आल्सो मेन गो थ्रू Yes. इट। जब आदमी भी रिटायर होते हैं ना, तो अक्सर आदमी औरतों की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी घर के अंदर इंटरफियर करना शुरू हो जाता है। सडनली चीज़ में। उनको होता है कि जी एक लाइट चीज़ में, जाया हो रही है, अंडे क्यों ज्यादा आ रहे हैं, दूध क्यों इतना घर में लग रहा है, पानी क्यों भाई इतनी बेटा देर से इस्तेमाल- क्यों आया है, सडनली वाकई ये कहाँ गया हुआ है। सब चीजें नोटिस करने लग जाते हैं। यू राइट, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक रियलिटी है हम लोग की। लेकिन वो ट्रैप देखो, आप कुछ अरसे के लिए उसमें रहते हो, अगर आपको इस चीज का एहसास हो तो फिर आप उसको you're able to avert it, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि मैंने इस ट्रैप में नहीं फंसना, मैंने अपनी एनर्जीज को किसी पॉजिटिव काम में मजीद करना है। और अब तो माशाल्लाह देखो यार, हमारे माशरे में इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। आई नो ऑफ सो मेनी वुमेन टीचिंग से रिटायर हुई और चीजों से, दे वॉलंटियरिंग देयर टाइम विद प्लेसेस लाइक जिंदगी ट्रस्ट, विद TCF, मतलब ये एजुकेशनल एंडेवर्स हैं जहाँ पे वो वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही होती हैं लोगों को। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है, अभी इस ड्रामे में भी जो प्रॉब्लम है कि माँ बाप इस एज में आके जाएं कहाँ। अब वो तो अपने घर में रहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे सारे बच्चे एक साथ रहें, ये हो नहीं सकता। सबका अपना प्रोफेशन है, उनको जाना है, आउट ऑफ सिटी भी जाना है, सब चीज होनी है, तो एडजस्ट तो फिर यानी उस बच्चे को भी करना है कि अगर माँ बाप उसके घर आ रहे हैं तो उसने ऐसा माहौल देना है कि प्यार मोहब्बत का माहौल देना है, वो लड़की ऐसे उसको वेलकमिंग होनी चाहिए लड़की को। तो कहाँ यानी माँ बाप को भी एडजस्ट करना है कि ठीक है हर बच्चे एक घर जाके रहे, और बच्चों को भी एडजस्ट करना है कि माँ बाप जब आए तो उनको वही प्यार देना है, ऐसा ही है ना। हाँ, आई थिंक बिल्कुल। आपने दो बातें की हैं, आपने स्पेस की बात की है और फिर आपने एटीट्यूड्स की बात की है। तो स्पेस जो है ना, मेरे हिसाब से वो इतना मैटर नहीं करती है, बट मेंटल एटीट्यूड होता है। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ठीक हो तो वो स्पेस आपके लिए वार्म हो जाती है, बहुत वेलकमिंग हो जाती है, या वही स्पेस आपके लिए बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी और अनवेलकमिंग हो जाएगी। सो इट इज द मेंटल एटीट्यूड दैट नीड्स टू चेंज। आई थिंक पेरेंट्स को भी, आपने बिल्कुल सही कहा ज़ुहैब, के पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना चाहिए कि आप हर बच्चे के साथ एडजस्ट करके और उनके साथ मिलके चलने की कोशिश करें। लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों को इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि उनके माँ बाप की एक जगह होनी चाहिए। बेशक। हम लोगों के माशरे में जो ये होता है ना, सब कुछ दे दिला दो बच्चों को और फिर कुछ भी अपने पास ना रहे, ये कोई इतना सही तरीका नहीं है। चाहे वो छोटी जगह हो, लेकिन माँ बाप को एक अपनायत की चीज होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जिसको वो क्लेम कर सके कि ये हमारी है। उसमें उनको किसी को आंसरेबल नहीं होना है। सेल्फ सफिशिएंट होना I तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप जरा मसरूफ होते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप फ्री हो जाते हैं, तो बच्चे मसरूफ हो जाते हैं। बेओ थोड़ा सा आप जरा बताइएगा अबाउट द इंडस्ट्री। हम जरूर ये पूछते हैं आर्टिस्ट से कि हमारी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है, फ्लरिश कर रही है, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एंड फिक्स्ड? आर्टिस्ट को क्या मुश्किलात आती है, चाहे वो पेमेंट्स की हों या दूसरे मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज होने में, क्या प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, आई फील कि हमारी माइनस जाती है प्रेप में, प्री प्रोडक्शन में। हम लोग सीधे जाते हैं फिल्मिंग में। वी आर पीपल इन अ हरी, वी आर वेरी डायनामिक पीपल, और हम लोग इतना जल्दी जुगाड़ कर लेते हैं, हम लोग वो कर लेते हैं जो मैंने यहाँ इंग्लैंड में भी काम किया है। और यहाँ पर ये लोग इतने सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि अगर एक चीज आउट ऑफ हैंड हो जाए तो वो फिक्स नहीं कर सकते, जैसे हमारे बच्चे इधर फिक्स कर सकते। आई जस्ट फील हमारे लाइटमैन और हमारे डायरेक्टर्स और हमारे ये इतने इनोवेटिव हैं, मगर अगर इनको थोड़ा प्रेप ज्यादा मिलता, जैसे जस्ट भंड बाद में ना हो, पहले से आप, जैसे अगर मेहंदी लगानी है हाथ पे, तो लीव इट टू द लास्ट मिनट की मेहंदी लगी भी हो और वो चीख रहे हैं डायरेक्टर के मेहंदी कहाँ है इसमें, फिर वो लास्ट मिनट पे शॉट्स रेडी होते हैं और आपकी मेहंदी लग रही होती है। थिंग्स लाइक दैट। वो तो मैंने छोटी सी बात की है, बट आई थिंक प्रेपिंग इज व्हाट नीड्स। जी तज़ीन, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है तज़ीन? नो, आई थिंक बीओ हैज, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है कि हमारे यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होने की जरूरत है। नादिया, आई ऑल्सो थिंक हमारी वर्क फोर्स में औरतों को होने की जरूरत है। हमारे यहाँ औरतों की कमी है टेलीविजन की वर्क फोर्स में। सो मुझे लगता है कि देखो, अल्लाह मियां ने ना कुछ स्ट्रेंथ्स बनाई हैं औरतों की और आदमियों की, एंड औरतों का बाय नेचर दे गुड विद ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टम्स। ओके, दैट्स देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज नर्चरिंग की एक वो होती है
है ना, तो यू गुड एट दैट. सो आई थिंक देयर नीड टू बी मोर women in the workforce because organizational positions के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ एक आदमियों की फोर्ट रही है कि उनको पैसे भी उनमें ज्यादा होते हैं, रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है, तो why can't we have more women in the workforce? डायरेक्टर्स भी women होने की जरूरत है, राइटर्स तो माशाल्लाह हैं, बट इन जगहों पे आई थिंक फीमेल्स को आने की जरूरत है डेफिनेटली. तो अच्छा, why आप not you? Why not तज़ीन? तज़ीन क्यों नहीं डायरेक्ट कर रही हैं? अल्लाह तज़ीन इतना कुछ करिए नादिया, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ यार, मैं पढ़ा रही हूँ अभी भी. हाँ, बेटी की शादी भी हो रही है, बेटी भी करी हूँ, बेटी की शादी भी हो रही है, तो क्या क्या मल्टीटास्किंग. बिल्कुल नई नई शादी में भी भाई आप दोनों से एक कमेंट चाहिए. मिसेस खान हमारे शो पर थी 2-4 दिन पहले तो उनसे हमारी बात यही हो रही थी कि रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, वो टॉलरेंस होनी चाहिए. तो खैर इस पर उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन को, लड़कियों को एक मशवरा देती हूँ कि अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने रवैये को ज़रा कंट्रोल रखें, और अगर वो ज़बान को अपने कंट्रोल नहीं करेंगी तो उन्हें थप्पड़ भी पड़ सकता है. बस ये कहना था मिसेस खान का, और उसके बाद जो ट्रोलिंग शुरू हो गई, आग लग गई, सब उस पर और ये कमेंट कर रहे मेरे हैं. सामने नहीं बोला था, ये अलग से बोला था, मुझे अलग से उन्होंने बोला था, अलग से उन्होंने बोला था, लेकिन हमारे शो पर आई थी. जरूर बहस करती. तो मुझे बताएं बेओ, पहले आप बताएं, ये जो उन्होंने कह दिया और फिर उन्होंने गरम रोटी की भी बात करती है कि भाई गरम रोटी पका के दो, हस्बैंड को मोहब्बत बढ़ती है और ये वो, आप क्या कहेंगी इस पर? भाई हमें एक्सेप्ट करना है कि 2 किस्म, 3 किस्म, 4 किस्म के माइंडसेट्स हैं, और सब अपनी माइंडसेट्स और अपने कल्चर पैटर्न से ही बात करेगा. तो अगर चीजें चेंज करनी है तो पहले तो उनको सामने रख देना है फॉर व्यूइंग. तो ये तो व्यूइंग हो रही है, सब देख रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं रिएक्शन से लोगों को पता चल रहा है कि भाई इतने लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हैं. तो चेंज तो ऐसे ही शुरू होगा, एंड चेंज इज कमिंग. लेट मी टेल यू, डॉटर्स इन लॉ नॉट एज सबड्यूड एज दे यूज्ड टू बी. तो ये एक्सट्रीम रवैया, आप ये समझ रहे हैं एक्सट्रीम है ये स्टेटमेंट, एक बड़ी नहीं, ये एक्सट्रीम आप कह लें, मगर माइंडसेट ही जब एक्सट्रीम था तो ऑब्वियसली बिहेवियर भी एक्सट्रीम होगा ना. वी केम फ्रॉम दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी, वी केम फ्रॉम अ लॉट ऑफ इलिटरेसी आल्सो, और ईगो से हम बहुत आते हैं. हालांकि हमारा मजहब बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, मगर वी आर वेरी ईगो ओरिएंटेड. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वरीड लोग क्या कहेंगे, हम दिख कैसे रहे हैं. तो दैट्स व्हाई व्हाट आई मीन इज इवन दिस प्रोग्राम वाज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे कोई ड्रेसअप करके और बेहतर बना के नहीं दिखाया गया. आई वाज शोन एज अ वेरी ओल्ड पर्सन हु इज आल्सो गॉट वेरी दकियानूस माइंडसेट्स. दिस इज गुड फॉर द ईगो, बिकॉज आप अपने आप को रोज स्क्रीन पे देखते हैं, नॉट एज यू वुड हैव ड्रेस्ड योरसेल्फ. बिकॉज एक चीज होती है टू बी ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन, एक चीज होती है एक्टिंग. सो यही ईगो अगर लोगों में हर वक्त आ जाए कि मैंने विन करना है, और ये आप जो कह रहे हैं रिजिड है बहुत, जावेद साहब का रोल जो है इसमें, वो तो है रिजिड, उनको आदत है कि सारे वाह वाह करें उनको. तो अगर पूरा माइंडसेट वैसा है तो वो भी वही बनेंगे. मगर ये लोग आके हमें चैलेंज करते हैं. सही. वो आपकी सबसे ज्यादा सेट पे किससे ज्यादा दोस्ती थी, किस बहू से? यू नो, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है. मदिया एंड आमना, ताज़ीन एंड आई हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट. पता नहीं, एक बहुत ज्यादा ही कुछ फैमिली सेटअप थी. इट वाज रियली जेन्युइनली सेइंग, ये नहीं कि बाद में सब कहते हैं जब आफ्टर द इवेंट के बहुत अच्छा था, बट सीरियसली इट वाज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वार्म सेट, एंड अलीज वेरी अम्यूजिंग. जी तज़ीन, आपकी सबसे ज्यादा किससे बनी? यार मेरा तो इंटरेक्शन ही बीओ, मावरा, दीपक और जावेद साहब. जावेद साहब से कम, पर दीपक एंड मावरा से ज्यादा था. कैश से थोड़ा बहुत था. सो ऑब्वियसली उन्हीं से बनेगी. अली से दोस्ती हुई, आई डिडंट नो हिम एट ऑल, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हिम. नादिया, तुम्हारे पिछले कमेंट पे आई जस्ट वांटेड टू से कि आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि यू नो आई फील कि बच्चियों को ना इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपने अंदर लाने की जरूरत है. यू नो, इमोशनल इंटेलिजेंस मींस कि जहां पर आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकें. तो अगर बच्चियां इस कॉन्सेप्ट को समझ लें और उस चीज से अपने बिहेवियर को रेगुलेट करें इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं बीओ की बात से 100% एग्री करती हूँ कि आप दुनिया में ना अपनी जिंदगी में एक ही तरह के माइंडसेट से नहीं आपका इंटरेक्शन होता, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं. तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं.
So that is something that I would like to add to that. कि girls need to learn emotional intelligence. और मैं आपको बताऊं तज़ीन, जब कर्ज़े जान देख रहे थे और हमने इतनी आपकी शादी की दुआएं मांगी फैसल कैरेक्टर से कि आपकी असल में शादी होगी माशाल्लाह, उसमें हमारी दुआएं हैं। और फैसल बहुत खफा है, कह रहे यार इसकी शादी होगी, इसने मुझे नहीं बुलाया। कहा वैसे हमारे शो पे कहा उसने कि तज़ीन ने मुझे तो शादी पे नहीं बुलाया। अच्छा बदतमीज, एक फोन कॉल का तो वो जवाब नहीं देता, बड़ा कह रहे कि शादी पे नहीं बुलाया। यार वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं आजकल दुनिया को, देखा नहीं है वी शेप बॉडी, ही इज बिजी। क्या दिखा रहे हैं पता नहीं नहीं, क्या। फैसल से देखो, इतने फिट आदमी से, इतने फैसल के टाइप के आदमी से मैं कैसे शादी कर लेती हूँ? उसके लिए अपना आप इतना इम्पोर्टेंट है ना। एग्जैक्टली। बड़े वाहियात से काम कर रहे हैं वो ड्रामों में आजकल, बड़े वाहियात काम कर रहे हैं वो ड्रामों में आजकल। नहीं वीडियोस में He is love, he is unapologetic. और हमने एक तज़ीन ने, मैंने, फैसल ने एक ड्रामे में साथ काम करना था, एयरफोर्स का ड्रामा था। रिमेंबर दैट बैक इन द 90s। शेपर जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस काश में अच्छा टाइम साथ गुजारते। और तज़ीन बहुत शुक्रिया, बेओ बहुत शुक्रिया। आप एक फील्ड में होते हैं ना इतने सालों से, बड़ी हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं रास्ते मिले होते हैं। तो माशाल्लाह फैमिली है ये, मेरी तो फैमिली ही है सारे शोबिज वाले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं जाएगा नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अभी और भी है। यस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन देन। बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है कराची की बड़ी बड़ी शाहराहों पर, और उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी रोड को बंद कर दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटी रोड जो है इसमें इतना हैवी ट्रैफिक होता है कि गुलिस्तान जौहर से गुलशन आता है, गुलशन जो फिर मतलब नीपा चौरंगी आती है, नीपा चौरंगी के बाद फिर हसन स्क्वायर आता है। पहले कौन से मजे आ रहे थे यूनिवर्सिटी रोड में, जो फिर अब भी कुछ हमारे तो लिए कोई आसानी ट्रैफिक हो। कुछ तो था ना, जरा सा वहाँ डिवाइड हो रही थी, ट्रैफिक थोड़ा जारी थी, लेकिन अब बंद हो गया। तो इसकी वजह क्या है? वकास बाकर ने हमें ज्वाइन किया। वकास मुझे बताइएगा, वही जो ये ग्रीन क्या यार ग्रीन लाइन बन रही है ना, रेड या येलो या ग्रीन। हाँ, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की वजह से ही हो रहा है। मैंने बड़े बड़े वहाँ पाइप टाइप चीजें देखी हैं कि वो डाल रहे हैं पानी के लिए। अच्छा, पानी की लाइन, पानी की लाइन वकास बताएंगे। हाँ। यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड पे के अलावा बजाय सिर्फ नीपा चौरंगी से उर्दू यूनिवर्सिटी का जो पैच है वो इस वक्त बंद किया गया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी रोड पर चूंकि रेड लाइन बीआरटी का काम जारी है, उसके साथ साथ ही अब कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ने उसी जगह पर जहां पर पहले रेड लाइन बीआरटी का काम था, उसी मकाम पर K4 मंसूबे के लिए जो पानी की लाइन बिछाई जानी है वो काम अब भी शुरू हो गया है। माजी में ये हुआ करता था कि एक तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होता था और उसके मुकम्मल होने के कुछ ही वक्त के बाद दूसरा मंसूबा शुरू होता था, जिससे लोगों को दोहरी जहमत का सामना करना पड़ता था। उसके बरक्स अब सूरत हाल ये बेहतर हुई है कि रेड लाइन बीआरटी का जहां यूनिवर्सिटी रोड पर काम जारी है, वहां पर ये कराची वाटर सीवरेज कारपोरेशन ने भी पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू किया है। नीपा चौरंगी से उर्दू यूनिवर्सिटी का जो पैच है, इस वक्त यहाँ पर पहले मरहले में रोड बंद किया गया है और जो 83 इंच की लाइन है वो बिछाई जा रही है, जो कि अब K4 मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। इसके बाद ही फिर बतदरीज अजीज भट्टी पार्क से लेकर बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक, और उसके बाद फिर इसी तरह से तो वकास, ये सारा ट्रैफिक का जो जोर है किस तरफ जाएगा, कौन सी सड़कों पे जाएंगे ये सारी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? यूनिवर्सिटी रोड से जी यूनिवर्सिटी रोड से आकर नीपा चौरंगी से जाने में गुलिस्तान जौहर वो रास्ता ओपन है। उसके बाद नीपा चौरंगी से अगर हमें उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के लिए उससे पहले एक डाइवर्जन दी हुई है गुलशन इकबाल के लिए, वहां से जा सकते हैं। सरकार यूनिवर्सिटी के जो पुल के नीचे से वहां से भी जाया जा सकता है, डाइवर्जन भी दी है। इस वक्त ट्रैफिक का कोई बहुत बड़ा दबाव है, डाइवर्जन पर कोई शदीद रुकावट नहीं है। ताहम गुलिस्तान जौहर जो जाने वाले हैं उनके लिए कुछ वक्त की दिक्कत होती है, जब गुलिस्तान जौहर से जौहर चौराहे मोड़ से लेकर जो आगे शाहराह फैसल पर जाने के लिए वहां पर अमूमी रुकावट भी है, और चूंकि ट्रैफिक का दबाव। यानी अगर पुरानी सब्जी मंडी से कोई आ रहा है तो इसका मतलब है वो नीपा से हसन स्क्वायर से टर्न कर ले लेफ्ट, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल जो पुरानी सब्जी मंडी से आने वाला हसन स्क्वायर तक पहुंचने के बाद वहां से एक डाइवर्जन दी हुई है, और उसके बाद वहां से अगर दोबारा आकर
फिर जो इस यूनिवर्सिटी रोड पर सफर किया जा सकता है। तो छोटी छोटी डायवर्जन बनाई हुई और एक वक्त में पूरी शाहरा यूनिवर्सिटी रोड बंद नहीं की गई है ताकि शहरियों को इस अजियत से बचा जा सके। जैसे कि मैं आपको इस वक्त दिखा सकूं, एक सिर्फ छोटा सा पैच है जो कि यहाँ नीपा चौरंगी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक का बंद किया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पैचेस में काम हो रहा है। पैचेस में काम हो रहा है, वेरी बिल्कुल। गुड। बहुत शुक्रिया वकास, आपने अच्छा, वक्त दिया। ये बहुत अच्छी बात है, वरना होता है ना कि पूरी रोड ही जो है इसको बंद कर दिया जाए कि रिपेयर हो रही है। अगर ये बाकी पैचेस में कर रहे हैं तो फिर तो ये जल्दी काम हो जाएगा। और अगर आपको कहीं जाना है ना, मुझसे जाएगी। प्लान पूछ लें आप। बेहतरीन मेरे पास सारे रास्ते हैं कि तिराडी से कहाँ जाना है, टनल बनाए हुए हैं। हाँ भाई, बाइक पे घूमे हैं, मैं नाइट मैचेस खेले, मैं तो खुश हूँ। अभी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये चाइना के ना वो आ रहे होते हैं एड्स के, जी आपने यहाँ कुछ पहन के ना आप उड़ेंगे। हाँ, ये जी, अच्छा तो है। मुझे वो उड़ने वाला ड्रोन चाहिए ताकि ये ट्रैफिक वाले ना मसले ही खत्म हो जाए, ना मुझे यूनिवर्सिटी रोड से गुजरना पड़े, ना वो एयरपोर्ट वाला जेट पैक चौक। लगा के, हाँ, बस वो जेट पैक लगा के उड़ गए आप। वो जो टर्न है जिसपे बहुत टाइम लग जाता है, ये तो मैं तो ड्रोन ऑर्डर कर रही हूँ बस। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद हम लेकिन ये वापस आते हैं। कि बन के सारा काम फिर आसानी बहुत हो जाएगी। पानी के मिसाइल है जिन ये है। एरियाज में, उनको बहुत बेहतरी जब वो हो जाती ना, फिर हम कहते हैं कितना अच्छा काम था। तो इंशाल्लाह होपफुली फॉर द बेटरमेंट। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते थोड़ी सी तकलीफ। जी। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक और इशू है जो कि कराची में तजावुज़ात का और इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची के कमिश्नर सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तमाम अजला में फुटपाथ और सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले होटल और ये जो चाय खाने हैं, इनके खिलाफ मुहिम जारी है और उनको सील किया जा रहा है, क्योंकि ये बगैर परमिशन के ये फुटपाथ भी घेर लेते हैं, फिर आधी आधी रोड्स भी घेर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन मुख्तलिफ कराची के इलाकों में किया जा रहा है। इस पर एहतजाज भी हो रहा है। जो एसोसिएशन के उनके मेंबर्स हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। जो जिनके स्टेक पर लगा हुआ है बहुत कुछ। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनकी तो अब कोई जगह ही नहीं है। वो ये पूछेंगे ना। अच्छा। तो अब्दुल लतीफ काकर साहब ने ज्वाइन किया, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन। काकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये किस बात पे आप एहतजाज कर रहे हैं? ये तो गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं, इसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है ना, ये इंतजामिया बता रही है। जी जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इस अहम मौजू पे हमें बुलाया। बात यह है कि एहतजाज हमारे एसोसिएशन का अभी तक एहतजाज नहीं हुआ है। ये दूसरा एक एसोसिएशन है कि उनका एहतजाज 5 तारीख को हुआ था। हमारी तो 5 तारीख को कमिश्नर कराची से इसी हवाले से मुलाकात भी हुई थी। जी जी जी, तो उस पे हमने ये कहा था कि बिल्कुल हम अथॉरिटीज के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है, इदारों के साथ है, और जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट के मामला है इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे वो होटल हो या चाहे XYZ कोई भी हो, एनक्रोचमेंट के हम खुद पहले दिन भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। जी। अच्छा, तो अगर आप खिलाफ हैं तो फिर ये बने क्यों, ये चल क्यों रहे थे ऐसे? आपको जब पता था कि ये इलीगल है, सड़कों पे ये टेबल कुर्सियां लगा के बैठ गए हैं, ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम खराब हो रहा है, तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर मैंने कहा कि अगर एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है। अगर आप कराची के हैं तो कराची में दिगर जो भी और भी इंडस्ट्रीज है, और भी जो केबिन और जो पितारे और जो XYZ और भी है, इसमें यह है कि यहाँ पे मंथली या हफ्तावार इन इदारों की तरफ से KMC, DMC, टाउन, इन सबको जो था वो पैसे जा रहे थे। तो अभी जो एक्शन आया है तो इंशाल्लाह हमारी कमिश्नर कराची साहब के साथ ये बात हुई है कि यहाँ पे बाकायदा NOCs और जो मामलात होंगे, जो लीगलाइज जो तरीकाकार होगा, उसी लीगलाइज तरीके पे इंशाल्लाह हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या चाहे वो कोई भी हो, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे। तो नहीं, तो इसका मतलब तो इशू ही नहीं है ना फिर। तो फिर आपको ये नहीं, अच्छा नहीं, फिर भी आपको कंसर्न क्या है? देखिए, जो भी गैर कानूनी जगह पर, यानी गैर कानूनी है कोई काम, जगह आपकी नहीं है, आपने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपने वहां टेबल चेयर कुर्सी कुछ भी पथारे वथारे रखे हुए हैं, तो वो गैर, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जो कि हो रही है, तो इसका मतलब आप कोई उसमें रुकावट नहीं डालेंगे? नहीं, रुकावट हमने अभी तक डाली नहीं है। ये रिकॉर्ड पे बात है। आप हमारे आर्टिकल देख ले, हमारे वो पेज पे आप चेक कर ले
क्या हमने अभी तक कोई एतराज नहीं उठाया। हाँ, हमने ये कहा कि दुनिया के मामलात के साथ जो कराची में जिगर है उन्हीं के साथ, क्योंकि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम कानून के बिल्कुल रखवाले होंगे और हम कानून के पाबंद होंगे। कोई नहीं भी तो आप ये कानून कह रहे से सबके बराबर खिलाफ नहीं हो रही है, यानी पथारों को के खिलाफ नहीं हो रही, छोटे केबिन्स जो लगे हुए हैं उनके खिलाफ नहीं हो रही, सिर्फ ये चाय खानों को और ये इनको ढाबों को जो ठेले लगे ये कह रहे हैं या जो कपड़े से बिक रहे होते हैं रोड पे। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे साथ कमेटी में 2 डिप्टी कमिश्नर और भी है, उनके लिस्ट में दिगर और लोगों को भी जो है वो इसमें वो जो है वो SOPs के खिलाफ वर्जी पे उनको भी सील किया गया है। हाँ, अक्सरियत ये होगा कि होटल्स होंगे लेकिन दिगर चीजों को भी जो है वो सील किए गए, उनको जुर्माने लगाए गए। मैं एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो एक ही कौम के या एक ही इंडस्ट्री को वो टारगेट किया जा रहा है। जहाँ पे क्रोचमेंट हो रही है, जहाँ पे जिले इंतजामिया को समझ आ रही है कि यहाँ पे इसको सील करना होगा, उसको सील कर रहे हैं। सही है। तो फिर तो आप डिफेंड कर रहे हैं ना, फिर तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ज़ाहिर है। अच्छी बात यानी है, वो cooperate रेस्टोरेंट करना हो, चाहिए। वो कोई ढाबा हो, वो कोई पथारा हो, वो कोई केबिन हो, ठेला हो, कार्रवाई होगी तो आप इसको सपोर्ट करते हैं ना, बल्कि आप अवेयरनेस बल्कि कोऑपरेट कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। हर एक अच्छे शहरी का ये फर्ज बनता है, शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, और जो हमारे यहाँ पे वो ये हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम जिले इंतजामिया के अच्छे काम को अप्रिशिएट करें, ना कि उनके सामने रुकावट बने। अब्दुल साहब, आई लाइक योर स्पिरिट, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो आपका ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि जब इंक्रोचमेंट कॉर्पोरेशन होता है बड़ा खर्चा लगता है, बहुत खर्चा होता है, बड़ी एफर्ट होती है, उसके बाद फिर दोबारा यही दुकानदार जो हैं फिर से टेबल कुर्सियां लेके रोड पे ना आ जाएं, इसका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल हमने वादा करें, आप वादा करते हैं शो पे। हमने कमिश्नर कराची साहब और बाकी जो भी ठेले लगाए, जो भी इंक्रोचमेंट करे, आप क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप नहीं होने देंगे। नहीं, हमारा ये वादा है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन माहौल के साथ दुनिया जो है वो नहीं जी, माहौल को छोड़े, जैसे आप कह कानून पे रहे चलें। हैं। नहीं, मुझे बताइए जो प्रेस क्लब पे एहतजाज हुआ है इसमें आप शरीक थे? नहीं, वो हमारे एक मुद्दे मुकाबिल जो एक एसोसिएशन है वहाँ पे हुआ है। उसी दिन को हमारी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी। अच्छा। ये हमारा इस एहतजाज पे कोई वो नहीं था, ना हम उसमें थे, क्योंकि उसी दिन जिस दिन एहतजाज हो रहा था 5 तारीख को हम कमिश्नर हाउस में बैठे हुए थे, कमिश्नर ऑफिस के साथ, कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हो रही। बहुत अच्छी सोच है जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो ये तो खैर सपोर्ट कर रहे हैं जो हुकूमती कार्रवाइयाँ चल रही हैं इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ, लेकिन एक रिकॉर्ड इनसे आज वादा ले लिया। हाँ, एक एसोसिएशन है जो कि एहतजाज भी कर रही है, मुजाहरा भी किया गया प्रेस क्लब पे। तो खैर ये हमारे शो में आपने आज देखा और यकीनन पसंद किया होगा, फीडबैक अपना देते रहिएगा। ज़ुहैब और नादिया और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।